जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संविधान। संविधान की आज हम बेसिक जानकारी देंगे जो सभी भारत के नागरिकों को पता होनी चाहिए। वो कौन सी बेसिक जानकारी हैं जो आपके जीवन में हमेशा उतरना चाहिए, ये देखते हैं। आइए हम संविधान में देखिए। पहले जो संविधान निर्माण हो, ये तो पता होगा आपको कि अंग्रेजों से गुलाम था हमारा भारत। बहुत बहुत उन्होंने राज किया हमारे ऊपर। जब हमें संविधान बनाने का मौका मिला तो हमने संविधान बनाया और लागू भी किया, और जो सभी को आज अधिकार मिले हैं, हम सब उन अधिकारों का अपना अधिकार भी ले रहे हैं। तो देखिए संविधान में जो पहले था, जब संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, जब संविधान बन रहा था, तो उस टाइम पे क्या क्या था, 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन ये बढ़ के 12 कर दी गई। अब बढ़ा के इनको 12 हो गई अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ क्या कहलाती हैं हम फिर दूसरे चैप्टर में बताएंगे। अनुच्छेद 395 थे, जो अब वर्तमान में 450 अनुच्छेद हैं। और भाग पहले 22 थे। भाग यानी अध्याय होता है, जो लेसन होता है संविधान के, जैसे आपके बुक का लेसन होता है, अध्याय होता है, उसी तरह संविधान के भी अध्याय हैं। तो ये पहले 22 भाग थे, लेकिन ABCD जोड़ कर ऐसे करके ये 25 हो गए। इसी तरह अनुच्छेद को भी ABCD जोड़ कर 450 हो गए, ये अनुच्छेद हो गए। अब ये कुछ अनुसूचियां हैं इसके, जैसे कि अनुसूचियां 8 थी, ये 12 हो गई। अभी 12 अनुसूचियों को आज हम बताएंगे कि 12 अनुसूचियां वो कौन कौन सी हैं, जो सभी को पता होना चाहिए। ये हर कंपटीशन में आता है, सभी में आता है। एक भारत के नागरिक होने के नाते आपको तो संविधान जरूर पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं अनुसूची कौन कौन सी है। जो पहली अनुसूची है भारत राज्यों का संघ है। जो पहले अनुसूची है ये क्या कहती है, भारत राज्यों का संघ है। अब इसमें क्या है कि जब पहले इसमें क्या लिखा गया कि राज्य क्या होंगे और केंद्र शासित प्रदेश क्या होंगे। तो जब स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बना था, तो उस टाइम पे 14 राज्य थे हमारे पास और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जो अब बढ़ के कितने हो गए हैं, 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ये आप ध्यान रखिए। और फिर दूसरे में क्या है, वेतन। ये वेतन क्या है कि जैसे किसी भी कार्यालय के जो भी काम करते हैं कर्मचारी हैं, उनके वेतन की बात की गई है। नेताओं की वेतन की बात की गई है। जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, सांसद हो गया, विधायक हो गया, इनके वेतन की बात की गई है। जैसे देखते हैं कि कोई विधायक होगा या कि सांसद होगा, एक बार सांसद यदि बन जाता है तो उसको हमेशा के लिए पेंशन मिलती रहती है। एग्जाम्पल मान लीजिए 2 लाख रुपए यदि वो पाता है, उसकी पेमेंट है, तो वो 1 लाख रुपए हमेशा के लिए पाता है। तो इसमें वेतन है। अब फिर तीसरे में क्या है, शपथ ग्रहण। अब देख रहे हैं जब कोई नेता नेपाली होता है तो उसको शपथ ग्रहण कराते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कराता है प्रधानमंत्री को, और राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कराते हैं। तो देखिए पहले वेतन, पैसा का महत्व समझिए, यहाँ पास कितना सजा है बताइए। पहले वेतन की बात आई, मतलब पहले पैसा, फिर शपथ तो बाद की चीज़ है, बाद में होती रहेगी शपथ, कोई बात नहीं। तो पहला क्या है, राज्यों के बारे में बताया गया, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, फिर दूसरा वेतन के बारे में, तीसरा शपथ के बारे में, और चौथा क्या है, राज्यसभा एवं लोकसभा सीटों का बंटवारा। ये क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा लोकसभा सीट क्या होती हैं। जैसे कि आपके यहाँ सांसद का चुनाव होता है और राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्य से ही चुना जाता है। उसको मैंने बता दिया पहले, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है। तो जैसे लोकसभा सीट होती है, जो जिला होता है आपका, जैसे लोकसभा सीट अभी हुआ है 2-3 महीने पहले हुआ है लोकसभा का इलेक्शन हो, उसी तरह जैसे किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 11 लोकसभा सीटें हैं और बिहार में 16 लोकसभा सीटें हैं। इस तरह के 40 लोकसभा सीटें, इस तरह के मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा का बंटवारा किया गया है। ठीक है। और जैसे हमारे यहाँ लोकसभा सीटें जो हैं मध्य प्रदेश में 30 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 11 हैं, ये बोलना था। अब फिर क्या है, अनुसूची 5 में क्या है, SC और ST क्षेत्र। जैसे SC और ST क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान ला सकते हैं प्रधानमंत्री। ST और ST के लिए विशेष प्रावधान ला सकती है। उत्तर पूर्वी राज्य, 6 में क्या है, उत्तर पूर्वी राज्य। जैसे इसमें उत्तर पूर्वी राज्य जो मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ये 9 राज्य हैं,
उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान अलग से किया जाए, काहे कि वो मतलब भौगोलिक रूप से भी अच्छे नहीं हैं और उनकी स्थिति भी कमज़ोर है। और वहाँ जनजाति क्षेत्र, तो आज तो देखते हो कि जनजाति क्षेत्र का क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ भी अपने एमपी में देखा जाए तो जनजाति क्षेत्र का आज भी विकास पूरी तरह से नहीं हुआ, जो कि 52% जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश में रहती है। मध्य प्रदेश में एसटी जनजाति की जनसंख्या 52% है, लेकिन तब भी उनका उत्थान पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए उनको विशेष प्रावधान करेंगे। अब फिर 7वीं अनुसूची में क्या है, इसमें कहा गया है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियाँ क्या कहलाती हैं, जैसे कि सूची होती है, सूची है कि कोई नियम कानून होता है, तो अब जैसे इतना बड़ा भारत है तो अब एक ही नियम बन जाएगा, तो कैसे सब थोड़ी 28 राज्य अलग अलग पालन करेंगे। अब तो इसके लिए कुछ शक्तियों का केंद्र ने कह दिया कि सब कुछ थोड़ा अपने अपने से भी कुछ समर्थ बनो और अपने लिए भी कुछ करो, तो इसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। जैसे आपके घर में बंटवारा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके 3 भाई हैं, आपके पापा जी ने शक्तियों को बंटवारा कर दिया कि बेटा आज से तू इस काम करना, तू इसका करना, तू इसका करना, अब बाकी जो होगा तो बाकी मैं तो करूँगा ही। और कुछ ऐसा भी कर देते हैं कि दोनों भाई मिल के काम करना, तो इसी तरह ये शक्तियों का बंटवारा है। जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची क्या कहलाती है, जिसमें केंद्र सरकार इसमें नियम बनाती है, कुछ भी होता है तो इसमें केंद्र सरकार नियम बनाती है। और राज्य सूची क्या कहलाती है, जो राज्य नियम बनाते हैं, जैसे लाडली बहना योजना, ये राज्य है, ये सभी राज्यों में तो लागू नहीं है ना, ये केवल एक राज्य में जैसे कि मध्य प्रदेश में हो गया। और जैसे संघ सूची कुछ भी बनाएगी नियम, तो महिला आयोग जैसे कुछ भी होगा तो ये पूरे राज्य में लागू होगा, और जो ये राज्य बनाएगी तो ये केवल उसी राज्य में लागू होगा। समवर्ती सूची क्या कहलाता है, समवर्ती सूची क्या कहलाता है, जैसे संघ और राज्य मिला के काम करें, जैसे मैं बताया ना कि दोनों भाई मिलके काम करें, उसी तरह संघ और राज्य जब मिला के काम करते हैं उसको समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें जैसे समवर्ती सूची, अब इसमें सोचेंगे आप कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो संघ सूची में आएगा जैसे रेलवे हो गया। रेलवे क्या हो, उसको केंद्र सरकार ही बनाती है, उसको कोई राज्य उसका कोई हस्तक्षेप नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। और जैसे इसमें क्या है, राज्य में क्या है, ग्राम पंचायत के लिए कुछ भी कार्य करते हैं तो ये राज्य जिम्मेदार होता है, उसका हानि हो लाभ हो कुछ भी हो, जैसे कि भूमि सुधार के लिए काम करता है, फसल नुकसान हो गए तो उसके लिए मुआवजा देता है, सब्सिडी देता है, ये सब करती है राज्य करती है। और समवर्ती सूची क्या कहलाती है, जिसमें संघ और राज्य दोनों मिला के काम करते हैं, इसमें क्या कहलाते हैं, जैसे कि इसमें शिक्षा आएगा। शिक्षा है जो आप पढ़ते हैं, इसमें 40% राज्य सरकार देती है आपको स्कॉलरशिप और 60% केंद्र सरकार देती है, ये दोनों मिलके काम करते हैं, ये समवर्ती सूची का बेस है। और जैसे एक और एग्जांपल दे दो, जैसे जो आपके हाईवे बने होते हैं, ये भी समवर्ती सूची के विषय हैं, जैसे कि राज्य भी इसमें कुछ सहयोग करता है और कुछ केंद्र भी सहयोग करता है। अब 8वीं अनुसूची में क्या है, अब 8वीं अनुसूची में है हमारा भाषा है, इसमें भाषा का उल्लेख किया गया है, जो आज भाषा के लिए लड़े जा रहे हैं, जो तमिल वाले हैं, जो दक्षिण भारत के हैं, जो उत्तर भारत के हैं, जो उत्तर पूर्वी वाले हैं, सब अपने अपने भाषा का प्रसार कर रहे हैं और आपस में टकराव भी हो रहा है, तो इसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया। पहले कितनी थी हमारी भाषा, संविधान में 14 भाषा थी, और फिर अब कितनी हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई हैं। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में है हमारा भूमि सुधार, जैसे कि भूमि के पहले क्या था कि विवाद हो जाता था, भूमि सुधार इसलिए लाया गया, जैसे कि ये संपत्ति आपकी होती थी, इसमें कोई कब्जा नहीं कर पाता था, तो इसके लिए फिर सरकार ने एक्ट बनाया। जैसे कोई रेल आ रही है, यहाँ से रेलवे ट्रैक बिछा के आ रही है, अब यहाँ पास थोड़ा सा 1 कट्ठा आपकी ज़मीन फंस गई, अब आप कहेंगे कि हम ना देंगे, तो अब सरकार क्या करे, उतना बेचारी लाई सरकार यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ तक आप नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए फिर एक्ट बना दिया कि भूमि सुधार में, यानी कि हम आपकी भूमि ले लेंगे, आपको मुआवजा दे देंगे, इसका मुआवजा दे देगी और वो भूमि ले लेगी, मतलब सार्वजनिक कार्य के लिए जो भी काम होते हैं तो उसको ले लेती है सरकार और आपको मुआवजा दे देती है। ये आपके भी साथ हो सकता है कभी। 10वां है दल बदल क्या है, एक बार क्या है, गया राम नाम के एक विधायक थे जो हरियाणा के थे, गया राम, उन्होंने एक दिन में कम से कम 5 बार पलटी मारी,
इस पार्टी में गए, उस पार्टी में गए, उसी के नाम पे पड़ गया आया राम गया राम, आया राम गया राम, तो उसी वही शब्द निकला फिर दल बदल निकला। तो मतलब एक दल बदल का उल्लेख किया गया है कि एक पार्टी का कोई नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे जाएगा, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। इसका थोड़ा डिटेल से है। अब 11 में क्या है, 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। इसमें क्या है कि जैसे आपके गांव में कितना फंड आएगा, कौन से नहर बनेगी, तालाब बनेगा, भवन बनेगा, क्या होगा, ये सब 11वीं अनुसूची में आपके है। और 12वीं अनुसूची में क्या है आपका, जैसे नगर निगम, नगर पार्षद जो होते हैं, जो नगर पार्षद होते हैं, नगर निगम वाले होते हैं, जो ये होता है तो नगर पार्षद कौन कहलाएगा, कैसे इनका गठन किया जाएगा, कैसे ये चुनाव लड़ेंगे, इसकी सब व्याख्या की गई है इसमें। तो आप इसको ये अनुसूची सभी देख लिए होंगे दोस्तों। और यही है कि देखिए आप संविधान जरूर पढ़िए। संविधान देखिए, आपको शिक्षा कोई नहीं देगा, शिक्षा कोई नहीं देगा। आपको भंडारे में नेता हो, चाहे नेपाली हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, आपको भंडारे में पूरी सब्जी सब कुछ दे सकता है, लेकिन शिक्षा आपको कभी नहीं देगा। देखते होंगे कोई धार्मिक कार्य भी होता है तो आपको भंडारे में पूरी देगा, सब्जी देगा, हर एक तरह से देगा, फल फूल सब कुछ देगा, लेकिन आपको शिक्षा बांटने में कोई पेन न देगा, आपको कोई पेन न देगा, ना कोई बुक देगा। ये देखिए, ये शिक्षा बिल्कुल नहीं देना चाह रहे हैं, न चाहे नेता हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, शिक्षा बिल्कुल नहीं देना चाह रहे हैं आपको। तो आप अपने आप से शिक्षा को पकड़िए और शिक्षा से ही आपका उद्धार हो जाएगा। जो शिक्षा तर्क करने की शक्ति देती है, तो आप शिक्षा से दूर न रहिए, शिक्षा को जरूर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमको कमेंट में बताएं जरूर वीडियो कैसी रही। थैंक यू।